Hello everyone, welcome to IQ Tab and a very good morning to all of you. I hope आप बहुत अच्छे होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट वीडियो जो थी कल की उसमें कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो वीडियो बीच में स्टॉप हो गई थी, जिसके कारण वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया. सो वो जो टॉपिक है आज हम उसको फाइनली कंप्लीट कर देंगे. पार्लियामेंट की जो भी हम पावर्स देख रहे थे और रोल्स हमने डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, उसी को आज हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं. तो लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फंक्शंस को हमने देख लिया था कल के वीडियो में. एग्जीक्यूटिव पावर एंड फंक्शंस भी स्टार्ट हो गया था. ओके, सो आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ. पहला कि आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो एडिटोरियल वीडियोस हैं वो अभी चैनल में आ नहीं पा रही बिकॉज सर वो वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रहे बिकॉज उनकी तबीयत अभी उतनी अच्छी नहीं है. जैसे ही वो जल्दी से रिकवर होंगे वो उस चीज़ को अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे. सेकंड चीज़ जो आपको मुझे बतानी है ये कि बहुत से बच्चे मैसेज कर रहे थे कि कुछ MCQs या फिर कुछ क्वेश्चंस टाइप जो है वीडियो के एंड में अगर होंगे तो उससे हमारा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा. तो आज के वीडियोस में आपको एंड में देखने को मिलेगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे चीज़ों को रिवाइज करने में. यानी पिछले 2-4 क्लासेस में हमने जो भी टॉपिक्स पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड ही वो क्वेश्चंस होंगे. मैक्सिमम मैं कोशिश करूँगी 4-5 क्वेश्चंस तक हो ताकि आप अच्छे से उसको रिवाइज भी कर पाएँ. और क्लास के एंड में आपको कोई डाउट हो तो वो भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे बेसिकली हम देख रहे थे किस तरीके से कि जो लोकसभा है वो एक्सप्रेस करता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट इन द फ्लोइंग वेज. यानी कि ये जो तरीके हैं इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस किस तरीके से कम है. वो सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन से ही नहीं पता चलता, और भी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं ये शो करती हैं कि अगर ये चीज़ें हो गई तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है उसका सपोर्ट, हम कह सकते हैं जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो अपना सपोर्ट कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी है उसको नहीं कर रहे. अगर सपोर्ट नहीं रहेगा यानी कि मेजॉरिटी नहीं रहेगी, और मेजॉरिटी जब नहीं होती है तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ सकता है. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमने कल देख लिया था कि इस तरीके से अगर मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं होता है तो गवर्नमेंट को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं. सिमिलरली मनी बिल की हम बात करते हैं बाय रिजेक्टिंग द मनी बिल. जैसा कि हम जानते हैं मनी बिल के केस में जो मेन पावर जो देखने को मिलती है वो आपकी लोकसभा के पास होती है. लोकसभा इसको इंट्रोड्यूस करता है और मनी बिल का पास होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. वो कहीं ना कहीं शो करता है गवर्नमेंट की मेजॉरिटी कितनी है अपनी पार्टी के अंदर. ठीक है, राज्यसभा की पावर जो होती है इन केस ऑफ मनी बिल बहुत कम होती है. वो नॉर्मली जो है उसको डिस्कस कर सकता है, कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकता है, बट एट दी एंड पास उसको करना ही पड़ता है मनी बिल को. तो इसलिए जो मेन पावर है मनी बिल के केस में वो लोकसभा के अंदर होती है, और इसका रिजेक्ट होना कहीं ना कहीं शो करेगा गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट है सेंसर मोशन. तो बाय पासिंग द सेंसर मोशन और एन एडजॉर्नमेंट मोशन. अब हम बात करते हैं सेंसर मोशन की. ये चीज़ ऑलरेडी हमने पार्लियामेंट का जो स्टार्टिंग की वीडियोस थी उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि सेंसर मोशन क्या होता है, एडजॉर्नमेंट मोशन क्या होता है. तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ. तो सेंसर मोशन बेसिकली लाया जाता है अपोजिशन पार्टी लेके आती है जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसके अगेंस्ट में. तो जो सेंसर मोशन होता है उसको आप नो कॉन्फिडेंस मोशन से कंफ्यूज नहीं होइएगा, बिकॉज नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट लाया जाता है. जबकि सेंसर मोशन आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी ला सकते हो, पर्टिकुलर मिनिस्टर के अगेंस्ट लेके आ सकते हो. और ये जो मोशन लाया जाता है नॉर्मली जो है मेन रीजन जो होता है इसके लाने का ये होता है कि कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो. ठीक है, और हम कह सकते हैं कि जो सेंसर मोशन के अदर रीजंस जो है वो ये हैं कि अगर मान लो जो भी ड्यूटीज़ हैं गवर्नमेंट की, जो भी ड्यूटीज़ है उसे परफॉर्म करने में फेल हो जाती है तो अपोजिशन लेके आ सकती है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स जो है उनको वॉयलेट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, करप्शन कोई कर रहा है, कोई मिनिस्टर करप्शन कर रहा है, कुछ मिसमैनेजमेंट देखने को मिल रहा है पार्टी के अंदर या फिर जो भी उनके पास मिनिस्ट्रीज है उनके अंदर. तो इन सब रीजंस के कारण जो है पर्टिकुलर अपोजिशन पार्टी सेंसर मोशन लेके आ सकती है. अब मेन चीज़ देखने को ये मिलेगा कि सेंसर मोशन से जैसा कि हम जानते हैं गवर्नमेंट को रिज़ाइन नहीं करना पड़ता, बट एक तरीके से उनकी जो रेपुटेशन है यानी गवर्नमेंट की जो रेपुटेशन है, मिनिस्टर की जो रेपुटेशन है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है. जो क्रेडिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की वो कहीं ना कहीं हार्म हो जाती है. तो इसलिए अगर सेंसर मोशन अगर हाउस में पास होता है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को उससे नेगेटिव देखने को मिलता है.
नेक्स्ट है बाय डिफीटिंग द गवर्नमेंट ऑन अ वाइटल इशू, मतलब ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट कोई इशू था जिसे गवर्नमेंट लेके आई पार्लियामेंट के अंदर और वो इशू कहीं ना कहीं डिफीट हो गया, तो ये इंडिकेट करेगा कि गवर्नमेंट की कॉन्फिडेंस नहीं है लोकसभा के अंदर। अगेन अगर कट मोशन पास होता है तो उस केस में भी देखने को मिलता है। तो ये वो रीजंस है जो कहीं ना कहीं शो करता है कि लोकसभा के अंदर जो है गवर्नमेंट का जो है कॉन्फिडेंस नहीं है। और जैसे कि हम जानते हैं कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो एंड रिजल्ट क्या होगा, गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि देयरफॉर द फर्स्ट फंक्शन जो है पार्लियामेंट का कैन बी सेड टू बी to select the group which is to form the government, support and sustain it in power so long as it enjoys its confidence, and to expel it when it ceases to do so, and leave it to the people to decide at the next general election। यानी सिंपली बोला गया है कि मेन फंक्शन जो है पार्लियामेंट का ये है कि सबसे पहले ऐसे ग्रुप को सिलेक्ट करे और वही ग्रुप आगे जाके बन के गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। और मेन चीज़ है उनके अंदर सपोर्ट होना चाहिए, पार्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि सपोर्ट होना चाहिए ताकि वो लंबे टाइम तक उस पावर को सस्टेन रह सके। अगर वो पावर को सस्टेन करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने कॉन्फिडेंस को एंजॉय कर पाएंगे। बट अगर ये सब चीज़ें अगर नहीं होगी तो वही है कि उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, सपोर्ट नहीं रहता है पार्टीज़ का, तो उनको कहीं ना कहीं जो है उस पद को छोड़ना पड़ेगा, गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ सकता है। देन फिर क्या होगा, जो नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस होंगे उसमें फिर जनता डिसाइड करेगी कि किसको वो अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज रही है लोकसभा के अंदर, फिर किस तरीके से जो मेजॉरिटी सपोर्ट जिसको मिलेगा वो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगी। तो इस तरीके से साइकिल जो चलती रहती है। ओके, तो ये हमने इसका एग्जीक्यूटिव पावर एंड फंक्शंस को देख लिया। नेक्स्ट हम आते हैं फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस के ऊपर। सबसे पहले बोला गया है कि नो टैक्स कैन बी लेवीड और कलेक्टेड एंड नो एक्सपेंडिचर कैन बी इंकर्ड by the executive except under the authority and with the approval of the parliament. Hence the budget is placed before the parliament for its approval. The enactment of the budget by the parliament legalize the receipt and expenditure of the government for the ensuring financial year। तो वही सब चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हमने देख ली थी बजट के केस में भी, कि कोई भी टैक्स जो अगर लेवी करना है, लगाना है, कलेक्ट करना है, या फिर कोई भी एक्सपेंडिचर अगर करना है एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, अगर एग्जीक्यूटिव को ये कुछ भी करना है तो वो एक पर्टिकुलर अथॉरिटी के साथ किया जाएगा, जो पर्टिकुलर अथॉरिटी वो करेगी उसके अंडर होना चाहिए और पार्लियामेंट के अप्रूवल के साथ होना चाहिए। यानी बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के कोई भी टैक्स आप लगा नहीं सकते, ले नहीं सकते, कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। और क्योंकि हमने बजट के केस में देख ही लिया है कि बजट क्यों लाया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना है, खर्चा करना है, तो उसको एक लमसम अमाउंट चाहिए, तो उसके लिए बजट लेके आती है, पार्लियामेंट के पास दोनों हाउसेस में रखती है, अप्रूवल लेती है, एंड देन जाके जो हम कह सकते हैं पार्लियामेंट लीगलाइज करती है उनके रिसिप्ट को, एक्सपेंडिचर को, जो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में वो कर पाते हैं। तो पार्लियामेंट का अप्रूवल देख सकते हैं आप कितना ज़रूरी है गवर्नमेंट को कुछ भी चीज़ करने के लिए। सेकेंड यहाँ पे बोला गया है द पार्लियामेंट आल्सो स्क्रूटनाइज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ इट्स फाइनेंशियल कमेटी। तो फाइनेंशियल कमेटीज़ के बारे में हमने पहले भी देखा था कि किस तरीके से फाइनेंशियल कमेटीज़ जो होती हैं, गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया है, किस किस जगह खर्चा किया है, क्या वो खर्चा सही था नहीं था, उस सब को स्क्रूटनाइज करने का काम किसका है, फाइनेंशियल कमेटीज़ का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बिकॉज ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में चेक एंड बैलेंस क्रिएट करने का काम करते हैं, ताकि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं पता होता है कि भाई अगर हमने गलत डायरेक्शन में पैसे खर्च कर दिए, गलत चीज़ों में इन्वेस्ट कर दिए, तो ये कमेटीज़ जो है कहीं ना कहीं अपनी रिपोर्ट में ये चीज़ मेंशन करेगी, और रिपोर्ट में ये चीज़ मेंशन होगी तो आज नहीं तो कल जो हमारे देश की जनता है उनको भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए फाइनेंशियल कमेटीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। अब फाइनेंशियल कमेटीज़ कौन कौन सी होती हैं, पहला कि आप देख सकते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी है, जो कहीं ना कहीं उन गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया उस सबको देखती है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी को हेल्प कौन करता है, कैग बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसको हम आगे वाले चैप्टर्स में जब आएगा ये तो हम उसको देखेंगे। तो अभी के लिए समझ लेते हैं कैग का मेन इंपॉर्टेंट रोल ये है कि गवर्नमेंट का जो भी एक्सपेंडिचर है, मतलब गवर्नमेंट ने जो खर्चा कर लिया उस खर्चे को बेसिकली वो देखता है कि वो सही डायरेक्शन में हुआ है नहीं हुआ है, और इस केस में पब्लिक अकाउंट कमेटी की भी हेल्प करता है। सेकंड है हमारी एस्टिमेट कमेटी, जो भी गवर्नमेंट की जो भी एस्टिमेशन है उसको एकदम देखती हैं। नेक्स्ट है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, तो ये जितनी भी कमेटीज़ आई हैं आप उसमें कोई भी मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब हम पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को कवर करेंगे तब इनके बारे में डिटेल्ड में देखेंगे किस तरीके से कमेटी काम करती है, इनकी फंक्शंस क्या हैं, कौन कौन इसके मेंबर्स होते हैं, कब कब इन्हें बनाया जाता है, टेन्योर इनका क्या क्या होता है, वो चीज़ हम डिटेल में देखेंगे।
तो फ़िलहाल हम इतना समझ लेते हैं कि मेन जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, उनको स्क्रूटनाइज करने का काम हमारी फाइनेंशियल कमिटीज़ का है। और ये कहीं ना कहीं देखती है कि कुछ चीज़ें लीगल तो नहीं हो रही है, रेगुलर, अनऑथराइज, इम्प्रॉपर यूसेज तो नहीं हो रहा, वेस्टेज तो नहीं हो रहा पब्लिक एक्सपेंडिचर का। ना मेन इंपॉर्टेंट देखो पैसा है, पैसा जिसके हाथ में भी जा रहा है तो वो उस पैसे को सही यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा, उसको क्रॉस चेक करने का काम हमारी फाइनेंशियल कमिटीज़ का है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे बोला गया है कि देयरफॉर द पार्लियामेंट्री कमेटी ओवर द एग्जीक्यूटिव इन द फाइनेंशियल मैटर्स ऑपरेट इन 2 स्टेजेस। ठीक है, यानी जो पार्लियामेंट्री का कंट्रोल जो होता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर फाइनेंशियल मैटर्स में, वो 2 तरीके का होता है, 2 स्टेजेस में आपको देखने को मिलेगा। पहला बजटरी कंट्रोल कि जहाँ पे हमने देखा था किस तरीके से जो अप्रोप्रिएशन ऑफ ग्रांट्स जो होती हैं उनको कंट्रोल करता है थ्रू द एनैक्टमेंट ऑफ द बजट, यानी बजट को पास करने के लिए जो भी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ की जो डिमांड होती हैं उनको ग्रांट में कन्वर्ट करने के लिए जानते हैं पार्लियामेंट सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। बिकॉज पार्लियामेंट ही है, यानी पार्लियामेंट में स्पेशली आप कह सकते हो लोकसभा इसके पास पावर है कि वो डिस्कशन भी करता है, वोटिंग भी करता है, फिर उन वोटिंग के थ्रू जो है अप्रूवल मिलता है उन पर्टिकुलर डिमांड को, और जैसे ही डिमांड को अप्रूवल मिल जाता है ग्रांट्स बन जाती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं बजटरी कंट्रोल के थ्रू वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट होता है पोस्ट बजटरी कंट्रोल होता है, जहाँ पे बोला जाता है दैट इज़ द कंट्रोल आफ्टर द अप्रोप्रिएशन ऑफ ग्रांट थ्रू द 3 फाइनेंशियल कमिटीज़। अगेन वही चीज़ हमने बोल दी है कि एक बार यहाँ पे देखो बजटरी कंट्रोल के थ्रू उन्होंने पैसा दे दिया एग्जीक्यूटिव को, और यहाँ पे पोस्ट बजटरी कंट्रोल में क्या है, जो पैसा दिया गया है वो सही जगह यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है, वो चीज़ फाइनेंशियल कमेटी के थ्रू वो चेक करवाते हैं। तो इस तरीके से वो गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैटर्स में एग्जीक्यूटिव को पूरी तरीके से कह सकते हैं कंट्रोल करके रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि द बजट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एन्युटी, दैट इज़ द पार्लियामेंट ग्रांट्स मनी टू द गवर्नमेंट फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर। इफ द ग्रांटेड मनी इज़ नॉट स्पेंड बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर देन द बैलेंस एक्सपायर एंड रिटर्न टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दिस प्रैक्टिस नोन एज द रूल ऑफ लैप्स। मतलब सिंपली वही बात है कि जो बजट है उसमें जो भी पार्लियामेंट ने जो भी ग्रांट दी है गवर्नमेंट को उस पर्टिकुलर ईयर में पैसा खर्च करने के लिए जितना भी पैसा दिया है, अगर वो पैसा अगर उस फाइनेंशियल ईयर तक वो ख़त्म कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर उनमें से कुछ पैसा अगर बच जाता है तो वो पैसा वापस जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चले जाएगा। यानी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो बचा हुआ पैसा उसे गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर यूज़ कर ले, तो ऐसा प्रोविज़न जो है बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम कहते हैं रूल ऑफ लैप्स वाली पॉलिसी यहाँ पे देखने को मिलती है कि जो भी बचा हुआ पैसा है वो गवर्नमेंट को जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डालना पड़ता है। इसलिए देखने को आपको ये मिलेगा कि इट फैसिलिटेट दैट द इफेक्टिव फाइनेंशियल कंट्रोल बाय द पार्लियामेंट हैज़ as no reserve fund can be built without its authorization. However, the observance of this rule leads to heavy rush of the expenditure towards the close of financial, this properly known as the March rush. अभी जो वर्ड है मार्च रश, मार्च ही क्यों उसका नाम आया, बिकॉज जैसा कि हम जानते हैं 31 मार्च को हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो ख़त्म हो जाता है और 1 अप्रैल से न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। तो 31 मार्च तक गवर्नमेंट के पास टाइम होता है कि जो भी पैसा उनको मिला है बजट में वो सारा का सारा पैसा वो यूज़ कर ले, अदरवाइज जो बच जाएगा वो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चले जाएगा और नेक्स्ट टाइम इसी जगह से पैसे निकालने के लिए फिर से उनको बजट पास करना पड़ेगा। ओके तो इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि मार्च में यानी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले गवर्नमेंट जो है इतना ज़्यादा स्पेंडिंग करती है डिफरेंट स्कीम्स में। आपको देखने को मिलेगा कि इतनी सारी स्कीम्स इम्प्लीमेंट की जा रही है, नई नई स्कीम्स लाई जा रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं उनके पास जो पैसा है वो भी बचा हुआ है, इसलिए वो इस तरह से उस पैसे को यूटिलाइज़ करती है। ओके तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फाइनेंशियल पावर्स जो थी पार्लियामेंट की इनको देख लिया है। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स एंड फंक्शंस को देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे बोला गया है द पार्लियामेंट इज़ वेस्टेड विद द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपीट ऑफ एनी प्रोविजन। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी जो प्रोविज़न है उसमें कुछ न्यू चीज़ ऐड करनी है या उसमें कुछ चेंजेस लेके आना है या पूरी तरीके से उसको रिपील यानी कि ख़त्म कर देना उस पर्टिकुलर प्रोविज़न को या फिर कोई एक्ट को करना है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को लाने के लिए हमारा जो पावर है वो हमारे पार्लियामेंट के पास है कि वो उस चीज़ को अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, तो जो मेजर पार्ट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजॉरिटी। तो ये जो वर्ड है स्पेशल मेजॉरिटी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है? दिस इज अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, ठीक है, एंड अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग इन ईच हाउस, ठीक है। तो ये जो इसका डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बेसिकली एक्सप्लेन किया था जब हम अमेंडमेंट वाला टॉपिक पढ़ रहे थे लक्ष्मीकांत का। तो आप चाहो तो उस पर्टिकुलर वीडियो को जाके देख सकते हो, वहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी किस तरीके से होती है एंड सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है, इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है। तो हर एक मेजॉरिटी पे अच्छे से वीडियो को डिस्क्राइब किया गया है और एग्जाम्पल के थ्रू जो समझाया हुआ है ताकि आप अच्छे से उसको डिटेल में समझ सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में कि मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस और मेजॉरिटी ऑफ नॉट प्रेजेंट 2/3 मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। सम अदर प्रोविजन, कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जिसको अमेंड किया जाता है बाय द पार्लियामेंट विद सिंपल मेजॉरिटी। यानी सिंपल मेजॉरिटी से आप कर सकते हो। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, सिर्फ प्रेजेंट एंड वोटिंग की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है only a few provision of the constitution can be amended by the parliament by special majority and with the consent of at least half of the state legislature by simple majority। यानी स्टेट लेजिस्लेचर का हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का कंसेंट चाहिए होता है इस पर्टिकुलर चीज़ को अमेंड करने के लिए। कुछ ऐसे प्रोविजंस देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बोला जाता है हाउएवर द पावर टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी आपको अगर इनिशिएट करना है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का तो वो मेन पावर आपको किसके पास दिखेगी? वो एक्सक्लूसिव पावर है और सिर्फ आपके पार्लियामेंट को मिली हुई है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी वो पावर नहीं है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव पावर हमारे पार्लियामेंट को दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि देर इज़ ओनली वन एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, दैट इज़ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन पास रेजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट फॉर द क्रिएशन और अबॉलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। बेस्ड ऑन द रेजोल्यूशन द पार्लियामेंट मेक्स एन एक्ट फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू दैट इफेक्ट, ठीक है। यानी सिंपली बोला गया है कि सिर्फ एक एक्सेप्शन आपको देखने को ये मिलता है कि अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट में वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है, वो अपने स्टेट लेजिस्लेचर से अगर एक ऐसा रेजोल्यूशन पास कर दे जिसमें बोला गया है कि उन्हें पर्टिकुलर स्टेट में एक कह सकते हैं कि उनको अपने स्टेट में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है या फिर अबॉलिश करनी है, तो उस केस में हमारी पार्लियामेंट जो है उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के ऊपर वो चाहे तो उस पर काम कर भी सकती है या फिर उसको मना भी कर सकती है। बट नॉर्मल केसेस में देखा जाता है पार्लियामेंट इस तरीके से जो है उसको अप्रूव कर देती है। सिंपली क्या करना पड़ता है पार्लियामेंट को एक एक्ट बनाना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके। तो जिस भी स्टेट में अगर स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ पे बनानी है तो वहाँ पे वो बेसिकली फॉर्म कर देते हैं। किसी पर्टिकुलर स्टेट में अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बेसिकली है उसको अबॉलिश करनी है तो पर्टिकुलर अमेंडमेंट करके उसको अबॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है। तो यानी कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर तो वहाँ पे ऑलवेज प्रेजेंट रहती है, पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली हमेशा आपको देखने को मिलेगी, पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है कुछ पर्टिकुलर स्टेट में होती है और कुछ में नहीं होती है। अब वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को उनको चाहिए या नहीं चाहिए वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। अगर उन्हें चाहिए तो रेजोल्यूशन पास कर देंगे कि हाँ हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल बना के दो। अगर उन्हें नहीं चाहिए तो वो रेजोल्यूशन पास करके बोल देंगे कि जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारे यहाँ पे बनी हुई है उनको आप प्लीज़ अबॉलिश कर दीजिए। अब पार्लियामेंट का काम सिर्फ इतना है कि वो एक्ट बनाए और उसको प्रोसीड कर दें। नेक्स्ट पॉइंट है टू सम अप। अगर इन सबको सम अप करें तो देखने को मिलेगा कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 3 तरीके से, एक सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू, स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू और स्पेशल मेजॉरिटी बट विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर, ओके। तो यहाँ पे बोला गया है नेक्स्ट पॉइंट में द कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ द पार्लियामेंट इज़ नॉट अनलिमिटेड। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पावर है वो लिमिटेड है, ठीक है। यानी कि क्या हमारा जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक प्रोविज़न को चेंज कर सकता है? नहीं। कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं, उनको गवर्नमेंट बिल्कुल भी अमेंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमेशा बना रहना चाहिए, बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर वो चीज़ें हैं जो हमारे उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने कुछ चीज़ें सोची होंगी कि भाई ये चीज़ें तो होनी चाहिए। बाकी जो मेन पावर जो होती है कि कौन सी चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती है, कौन सी चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं,
वो हमारा जो जुडिशरी है बेसिकली वो डिसाइड करती है टाइम टू टाइम कि क्या क्या चीज़ें जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और क्या चीज़ नहीं है। तो हम बस इतना समझ लेते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है वो केशवानंद भारती केस 1973 में आया था और इसको वापस से रीअफर्म किया गया मिनर्वा मिल केस 1980 में, ठीक है। और बोला गया इन अदर वर्ड्स द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किसी भी प्रोविजन को, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविजन है उसको अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट, बस जो बेसिक फीचर है उस कॉन्स्टिट्यूशन का वो अमेंड नहीं होना चाहिए। अगेन बेसिक फीचर क्या है वो आप आपकी जो प्रीवियस वीडियोज़ है मतलब इस लक्ष्मीकांत की, उसमें आप देख सकते हैं, बताया गया है बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसमें डिटेल में। अगेन मेन किसका सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पावर है, क्या चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और क्या नहीं। नेक्स्ट पावर है वो हम देखते हैं जुडिशियल पावर एंड दी फंक्शंस। तो यहाँ पे सिंपली बताया गया है कि जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शन जो है पार्लियामेंट की वो कौन कौन सी है। पहला कि इट कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट फॉर द वॉल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ बता रहे कि अगर हमारे प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करते हैं, अब वॉयलेट में क्या कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है वो बेसिकली मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट बस इतना मेंशन किया हुआ है कि अगर हमारे प्रेसिडेंट वॉयलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को तो उस केस में पार्लियामेंट चाहे तो उनको इम्पीच कर सकती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि इट कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। सिमिलरली जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको भी रिमूव करने की पावर जो है हमारे पार्लियामेंट के पास है, और वो पावर कैसी है, उनकी जुडिशियल पावर है। सिमिलरली पार्लियामेंट जो है रिकमेंड कर सकती है रिमूवल ऑफ द जजेस में आपका चीफ जस्टिस भी इंक्लूडेड है, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, साथ ही साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं टू द प्रेसिडेंट, यानी कि मेन काम के क्योंकि प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ही इनको बेसिकली रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपली वो रिकमेंड करेगी पार्लियामेंट कि भाई ये जो पर्टिकुलर जजेस है वो अच्छे से, मतलब उनके खिलाफ जो है बेसिकली कंप्लेंट आ रही है, वो अगर कंप्लेंट सही साबित होती है तब वो सिंपली उनको रिकमेंड कर सकती है प्रेसिडेंट को कि आप इनको रिमूव कर दीजिए। और फिर प्रेसिडेंट को उनके बेसिकली जो पार्लियामेंट ने जिस तरीके से बोला हुआ है रेजोल्यूशन पास हो गया रिमूवल करने का, तो प्रेसिडेंट बस अपनी एसेंट दे देंगे तो सिंपली उनको रिमूव हो जाते हैं। यानी मेन पावर हमारे पार्लियामेंट के पास है उनको रिमूव करने की, प्रेसिडेंट तो बस अपनी एसेंट देने का काम रह जाता है प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट फंक्शन है नेक्स्ट पॉइंट है कि इट कैन पनिश इट्स मेंबर और आउटसाइडर फॉर द ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेज और इट्स कंटेम्प्ट, यानी कोई भी प्रिविलेजेस को कोई भी मेंबर या आउटसाइडर ब्रीच करता है, कंटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, तो उस केस में भी पार्लियामेंट अपनी जुडिशियल पावर को यूज़ करके उसको पनिश कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है पार्लियामेंट के जुडिशियल पावर्स के अंदर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट फंक्शन है इलेक्टोरल पावर एंड दी फंक्शंस। तो इसमें देखने को मिलेगा कि द पार्लियामेंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट अलॉन्ग विद द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट, यानी नॉर्मली हम देखने को मिलता है कि जो पार्लियामेंट है प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो तो उसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। साथ ही साथ देखने को मिलेगा कि लोकसभा जो इलेक्ट करती है अपने स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को, वाइल दी राज्यसभा जो है इलेक्ट करता है डिप्टी चेयरमैन को, क्योंकि जो मेन चेयरमैन कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। तो ये नॉर्मल पावर्स है जो कि ऑलरेडी हमने प्रेसिडेंट के टॉपिक में, वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक में अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर रखा है कि किस तरीके से उनको अपॉइंट कैसे वो होते हैं और कौन कॉलेजियन सिस्टम क्या होता है, किसके थ्रू उनको अपॉइंट किया जाता है, तो वो सब चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है द पार्लियामेंट is also authorized to make laws to regulate the elections to the office of the president and the vice president to both house of a parliament and to the both house of state legislature. Accordingly, the parliament enacted the presidential and vice presidential election act 1952, यानी पार्लियामेंट एक एक्ट भी लेके आई थी किससे रिलेटेड कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होंगे, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होंगे, वो चीज़ें इस एक्ट में बताई गई हैं। साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट देखने को मिलेगा 1950 एंड 1951, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं बताते हैं किस तरीके से जो गवर्नमेंट है किस तरह से वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है, बट यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर इन सारी पावर को बस एक तरह से समराइज़ करके दे दिया गया है। बाकी आपने ये छोटी छोटी चीज़ें डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर ऑलरेडी कवर करके रखी हुई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अदर पावर्स इन दी फंक्शंस। तो अभी हमने लेजिस्लेटिव पावर देख ली, एग्जीक्यूटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, इलेक्टोरल पावर, ठीक है, सारी पावर्स हमने कंप्लीट कर दी। अब बाकी जो कुछ पावर्स हैं वो हम देख लेते हैं।
पहला, इट सर्व एज द हाईएस्ट डेलिब्रेटिव बॉडी है इन द कंट्री में, यानी इट डिस्कस वेरियस इशूज़ ऑफ नेशनल इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस, यानी ऐसे कोई भी इशूज़ जो नेशनल लेवल पे काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं या फिर इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, उन इशूज़ को बेसिकली डिस्कस करता है। उन पे पर्टिकुलरली जो है लॉ अगर बनाने की ज़रूरत है तो लॉ भी बनाता है और अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट भी करने की पावर हमारी, इम्प्लीमेंट तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव करता है बट बेसिकली उसको लाने की पावर जो है हमारी पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, नेक्स्ट है, इट अप्रूव ऑल दी 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी को अप्रूवल कौन देता है? पार्लियामेंट देता है। ठीक है, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, स्टेट, फाइनेंशियल, प्रोक्लेम बाय द प्रेसिडेंट। प्रोक्लेम कौन करेगा? प्रेसिडेंट, बट उनको अप्रूवल कहाँ से मिलता है? पार्लियामेंट से। Similarly, it can act or abolish the state legislative council on the recommendation of the concerned state legislative assembly। तो वही है, जो भी पर्टिकुलर स्टेट की जो असेंबली है, अगर मान लो इस चीज़ के ऊपर रेजोल्यूशन पास करती है कि उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए, तो वो चीज़ क्रिएट करने की पावर, ये ऑलरेडी हमने कवर कर ही लिया, उसके अंडर पावर हमारे पार्लियामेंट के पास है। नेक्स्ट है, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया और ऑल्टर द बाउंड्रीज एंड चेंज द नेम ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। तो जैसे कि आपने देखने को मिलेगा, आजकल बहुत न्यूज़ में रहता है कि किस तरीके से जो रूलिंग पार्टी है करंट बीजेपी, वो काफ़ी जगह के नेम्स वगैरह बदलती रहती हैं। तो यानी ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है कि किसी भी एरिया को बढ़ाना है, उनको कम करना है और बाउंड्रीज़ को चेंजेस करना है, नाम को चेंज करना है किसी पर्टिकुलर स्टेट का, तो पार्लियामेंट के थ्रू ही होगा। नेक्स्ट है, इट कैन रेगुलेट ऑर्गेनाइजेशन एंड जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एंड कैन एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन कहाँ से कहाँ तक सीमित रहेगा, या फिर अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए एक पर्टिकुलर कॉमन हाई कोर्ट अगर बनाना है, तो ये सारी चीज़ें जो है कौन अप्रूवल देगा? पार्लियामेंट अप्रूवल देगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सारी की सारी जो पावर्स थी पार्लियामेंट की, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आई होप आपको ये अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा। इन केस कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली अपना डाउट जो है रेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इनइफेक्टिवनेस ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल। ठीक है, यानी कुछ तरीके से हमने देख सकते हैं किस तरीके से पार्लियामेंट जो है उसका रोल इन शॉर्ट देखने में लगता है कि ये सब चीज़ें, बट वो अभी इनइफेक्टिव काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इज़ मोर थियोरटिकल है दैन द प्रैक्टिकल। यानी ये जो पावर्स अभी हम देख रहे हैं, तो ये थियोरटिकली ये पावर्स जो है अच्छे से मेंशन की गई है कि पार्लियामेंट इस एरिया में ये काम कर सकता है, इस तरह से इस चीज़ को अबॉलिश कर सकता है। तो थियोरटिकली आपको देखने का मिलेगा, बट हम प्रैक्टिकल लेवल पर हम देखने की बात करते हैं तो ये जो पावर है कहीं ना कहीं इनइफेक्टिव नज़र में आती है पार्लियामेंट की। यानी पार्लियामेंट उतनी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल नहीं कर पाती जितना थियोरटिकली इस चीज़ को बताएगी कि बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट का क्या कंट्रोल है ओवर द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इन रियलिटी अगर देखिए द कंट्रोल इज़ नॉट एज इफेक्टिव एज इट आउट टू बी, द फ्लोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब मेन चीज़ ये है कि अगर थियोरटिकली सारी जो पावर दे रखी है बट प्रैक्टिकली अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो उसके पीछे का कुछ ना कुछ रीज़न होना चाहिए। तो वो रीज़न हम देख लेते हैं कि क्यों अभी भी पार्लियामेंट का इनइफेक्टिव रह रहा है कंट्रोल। पहला पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है कि द पार्लियामेंट हैज़ नाइदर टाइम नॉट द एक्सपर्टीज टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन विच हैज़ ग्रोन इन वॉल्यूम एज वेल एज कॉम्प्लेक्सिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम वाइज भी बढ़ रहा है, कॉम्प्लेक्स भी होता जा रहा है, बिकॉज इतनी सारी, क्योंकि सोसाइटी आप देख सकते हैं कितना एडवांस हो गई है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। पहले आप देख सकते हो इस तरह का सा मतलब क्राइम्स जो थे, साइबर क्राइम जैसे सिचुएशंस पहले नहीं थी, बिकॉज पहले इतना लोग अवेयर नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी। बट जैसे जैसे हम सोसाइटी वाइज जो है ग्रो करते जा रहे हैं तो उतना उतना जो हम कह सकते हैं प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं। ओके, तो इस केस में आपको देखने को मिलेगा कि हमारी जो पार्लियामेंट है अभी भी उनके पास ना ही इतना समय मिलता है उनको कि वो उस इशू में अच्छे से डिस्कस कर सके, ना ही वो उतने ज़्यादा एजुकेटेड हैं, क्योंकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कहीं ना कहीं उनकी एजुकेशंस आपको देखने को मिलेगी कितना ही कोई पढ़ा लिखा होता है कि वो उन सारी क्लॉजेस को जो एक्ट्स के थ्रू लाए जाते हैं, जो भी एक्ट पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, जो भी उसके क्लॉजेस होते हैं उसको डिटेल्ड में वो चीज़ों को समझ पाएँ। तो ये सब चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ में लैक कर रहा है हमारा पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है।
सेकेंड प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट फाइनेंशियल कंट्रोल इज हिंडर्ड बाय द टेक्निकल नेचर ऑफ द डिमांड्स फॉर ग्रांट। द पार्लियामेंटेरियंस बीइंग लेमैन कैन नॉट अंडरस्टैंड दम प्रॉपरली एंड फुली। मतलब वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं कि जो भी फाइनेंशियल कंट्रोल की अगर हम बात करें तो वो हिंडर क्यों हो रहा है, बिकॉज टेक्निकल नेचर ऑफ द डिमांड फॉर ग्रांट, यानी जो भी डिमांड रखी जा रही है पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के द्वारा वो टेक्निकली इतनी ज़्यादा कह सकते हैं मतलब टेक्निकली इतनी ज़्यादा वो उसमें मतलब जिस लैंग्वेज में उसको लिखा गया है, जो टेक्निकल लैंग्वेज बेसिकली है, वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि उसको नॉर्मल पर्सन अगर देखा जाए जो लेमन लैंग्वेज में वो समझ, मतलब लेमन लैंग्वेज में चीज़ें वहाँ पे लिखी ही नहीं हुई हैं, तो लेमन लैंग्वेज में नहीं लिखी है, टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। तो एक जो पार्लियामेंटेरियन है जो वैसे वो एजुकेटेड नहीं है तो कैसे वो उस टेक्निकल चीज़ों को पढ़ पाएंगे, जब उसको समझ ही नहीं पाएंगे तो वो कंट्रोल रहेगा ही नहीं। वो तो बोलेंगे कि हाँ, अगर ये मान लो कोई पार्टी अगर मेजॉरिटी में है तो सिंपली क्या देखेगी, उनको बोला जा रहा है, उनको ऑर्डर मिला है कि इस पर्टिकुलर लॉ को जो है बेसिकली पास करना है, पॉलिसी को पास करना, तो सिंपली वो पास करते हुए निकल जाएंगे, तो कोई कंट्रोल यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। थर्ड है कि द लेजिस्लेटिव लीडरशिप लाइज विद एग्जीक्यूटिव, यानी जो मेन हम पावर बोलते हैं लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को, तो वो आपको थ्योरेटिकली तो देखने को मिल रहा है, ठीक है, बट प्रैक्टिकल में आपको देखने को क्या मिलेगा कि जो मेन पावर यानी मेन लीडरशिप जो है लेजिस्लेचर के पास होनी चाहिए थी, बट वो लीडरशिप मेन किसके पास देखने को मिल रही है, एग्जीक्यूटिव के पास देखने को मिल रही है। तो एग्जीक्यूटिव ही है जो मेन लीडर बन के बैठा हुआ है, एंड इट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, यानी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने का जो काम बेसिकली आपके लेजिस्लेचर का था, लॉ को लेके आने का काम हमारे लेजिस्लेचर का था, वो काम कौन कर रहा है, एग्जीक्यूटिव कर रहा है, क्योंकि मेन एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, उसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है, बट जो लॉ बनाने का काम है वो भी एग्जीक्यूटिव कर रहा है, प्रैक्टिकल अगर देखें, इन रियलिटी अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट रीज़न है द वेरी साइज ऑफ द पार्लियामेंट इज़ टू लार्ज। जैसे कि हम जानते हैं स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पार्लियामेंट में जो MPs की सीट्स बढ़ेंगी, जितनी ज़्यादा सीट्स बढ़ती जाएंगी तो वो उतना ज़्यादा पार्लियामेंट जो है लार्ज होता जाएगा। तो वही है, एक तो पॉपुलेशन के कारण लार्ज हो रहा है पार्लियामेंट, और अनमैनेजेबल है क्योंकि इतना ज़्यादा फिर इन लोगों को मैनेज करना भी इनइफेक्टिव हो जाता है, मतलब मैनेज करना पॉसिबल नहीं रहता। नेक्स्ट रीज़न है द मेजॉरिटी सपोर्ट इंजॉयड बाय द एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्टिव क्रिटिसिज्म। तो वही चीज़ है कि जो मेजॉरिटी सपोर्ट है वो कौन एंजॉय कर रहा है, आपका एग्जीक्यूटिव, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, इनका मेजॉरिटी सपोर्ट, अगर इनका सपोर्ट रहेगा तो जो इफेक्टिव क्रिटिसिज्म है वो लेजिस्लेचर कैसे कर पाएगा। अगर मान लेते हैं बीजेपी है, तो हमारे बीजेपी के लीडर जो है हमारे मोदी जी हैं, ठीक है, तो किस तरीके से आप देखने को मिलेगा उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यानी जो कैबिनेट है, जहाँ पे उनके ही मिनिस्टर्स बैठते हैं जिनके पास बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, अगर वो कोई लॉ लेके आ रहे हैं, कोई पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं, आपको लगता है कि जो MPs हैं जो लोकसभा में बैठे हैं वो उसको क्रिटिसाइज़ कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो यही देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है द फाइनेंशियल कमिटीज़ जो हैं, जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी है जो कि एग्जामिन करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर, ऑल्टर इट हैज़ बीन इंकर्ड बाय द एग्जीक्यूटिव दस दे डू पोस्टमार्टम वर्क। यानी मेन चीज़ क्या है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो हमारी जो फाइनेंशियल कमिटीज़ है वो स्क्रूटनी करती है उन सभी पैसों का, एक्सपेंडिचर का जो हमारे गवर्नमेंट ने खर्च कर लिया है। बट यहाँ पे अगेन क्वेश्चन मार्क ये आता है कि जो पैसा खर्च हो चुका है, ठीक है, तो जो पैसा खर्च हो चुका है अगर उसको बेसिकली चेक करने की बात की जा रही है, यानी जो चीज़ें ऑलरेडी खर्च हो चुकी है अगर हम उसको चेक भी कर ले और बता भी दें कि हाँ गवर्नमेंट ने इस लेवल पे हाँ यहाँ पैसा खर्च किया, तो कौन सुनने वाला है, वो तो पैसा खर्च हो गया। हाँ, अगर खर्च करने से पहले आप वहाँ पे चीज़ों को देखते, उसको अच्छे से मैनेज करते, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इफ़ेक्टिव हो पाती। बट क्योंकि ये एक तरह का पोस्टमार्टम वर्क बन के रह जाता है जो फाइनेंशियल कमिटीज़ इस तरह से काम करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि द इंक्रीज्ड रिकोर्स टू बुलेटिन रिड्यूस द स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे बोला क्या है, बुलेटिन वर्ड हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, जहाँ पे बोला जाता है कि अगर मान लो कोई पर्टिकुलर एक्ट लेके आए हैं, कोई पर्टिकुलर पॉलिसीज़ लेके आ रही है गवर्नमेंट, तो उस पर्टिकुलर पॉलिसीज़ को क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट में पहले तो वो डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कुछ पर्टिकुलर पॉलिसी का बहुत सारे क्लॉजेस थे, उनमें से कुछ क्लॉजेस थे या फिर कुछ पार्ट में अच्छे से डिस्कशन हो गया, वोटिंग हो गई, बट कुछ पार्ट जो थे उसको अभी भी अनडिस्कस्ड रह चुका है। क्यों? बिकॉज जैसे कि हम जानते हैं जो टाइम अलॉटेड होता है वो बहुत ही लिमिटेड रहता है।
अब उस लिमिटेड टाइम पे आपने ऑलरेडी उन मैटर्स पे आपने इतना जी भर के मतलब डिस्कस कर लिया है कि वो जो पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है, वो अभी भी अनडिस्कस रह चुका है। तो क्योंकि वो पार्ट अनडिस्कस रह चुका है तो बुलेटिन के थ्रू आप क्या करते हो, जो रिमेनिंग पार्ट है अनडिस्कस उसको भी आप पास कर देते हो। ये कह के कि जो पार्ट डिस्कस हो चुका है और जो अनडिस्कस बचा हुआ है उनको साथ में लेके पास कर दिया जाए। अब यहाँ पे मेन इशू ये निकल के आता है कि जो अनडिस्कस रह चुका है हो सकता है वहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो, वहाँ पे जो कुछ ऐसे क्लॉजेस हों जो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में हार्म पहुँचाने में बेसिकली रोल प्ले करे। तो क्योंकि आपने उसको पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया और अपनी अप्रूवल दे दिया कि हाँ जिस चीज़ को पर्टिकुलर एक्ट बना दिया जाए, इस लॉ को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के लिए फिर बाद में हार्मफुल देखने को मिलता है। तो जो बुलेटिन चीज़ें हैं तो वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंट्रोल को, उसके स्कोप को कम कर देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हैज़ रिड्यूस द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन मेकिंग द डिटेल्ड लॉ एंड हैज़ इंक्रीज द पावर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अगेन सेम पॉइंट है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है कि जो मेन हमारे पार्लियामेंट है वो क्या करती है, एक पर्टिकुलर लॉ का स्केलेटल फ्रेमवर्क बना के छोड़ देती है। अब उसके अंदर का जो भी टेक्निकलिटीज़ हैं, जो भी डिटेल्ड वर्क है वो किसके ऊपर छोड़ देती है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर छोड़ देती है। तो इसी प्रोसेस को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहा जाता है, जहाँ पे पार्लियामेंट खुद वो लॉ ना बनाकर, उस लॉ की डिटेल्स ना फॉर्मुलेट करके वो काम एग्जीक्यूटिव पे छोड़ देती है। एग्जीक्यूटिव कौन, आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है वो थोड़े एजुकेटेड हैं और वो कहीं ना कहीं जानते हैं टेक्निकलिटीज़ क्या चीज़ें होनी चाहिए उस पर्टिकुलर लॉ के अंदर, तो वो चीज़ें फिर उनको सौंप दी जाती है। तो इसी कारण जो पावर है ब्यूरोक्रेसी की फिर आपको देखने को मिलेगा इंक्रीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट रीज़न है द फ्रीक्वेंट प्रोमलगेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट डाइल्यूट द पार्लियामेंट्री पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। यानी कभी कभी देखने को ये मिलता है कि पार्लियामेंट में मान लेते पार्लियामेंट में जब दोनों सेशन, माने जो लोकसभा या राज्यसभा है, दोनों ही हाउस जब सेशन में थे तब आपने उन पर्टिकुलर लॉ पे बातचीत नहीं करी, उनको पास नहीं करवाया। बट जैसे ही आपने देखा कि दोनों हाउसेस का टाइम अब ख़त्म होने को है, सेशन ख़त्म होने को है, तभी आपका रूलिंग पार्टी क्या करती है, प्रेसिडेंट की हेल्प से और एक ऑर्डिनेंस लेके आती है और ऑर्डिनेंस को पास करवा के उसको इम्प्लीमेंट करती रहती है। फिर जैसे ही जब उन्हें लगेगा कि नहीं अब लोकसभा या फिर राज्यसभा सेशन में आएंगे तब उस पर वो वोटिंग करेंगे, उसके थ्रू अब उसको अगर ऑर्डिनेंस को पास करना है तो वो लॉ बना देंगे, अगर नहीं करना तो उसको रिपील कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो प्रेसिडेंट की जो ये प्रोमलगेशन ऑर्डिनेंस लाने की जो पावर है वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की पावर को डाइल्यूट कर रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट का काम था भाई लॉ बनाना। बट क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, उस चीज़ का फ़ायदा कभी कभी देखने को मिलता है, प्रेसिडेंट उठाते हैं और वो ऑर्डिनेंस लेके आते हैं। बट अगेन वही चीज़ है कि इस चीज़ को हम कह सकते हैं ये आने वाले टाइम पे हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको फिर हार्म कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि द पार्लियामेंट्स कंट्रोल इज स्पोरेडिक, जनरल एंड मोस्टली पॉलिटिकल इन नेचर देखने को मिलता है। मतलब अगेन जो पार्लियामेंट का मेन काम था लॉ बनाना, ठीक है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उनको क्रॉस चेक करना, ठीक है, स्क्रूटनी करना किस तरीके से कर रहे हैं, वो सब काम ना करके आज की डेट में यानी इन रियलिटी अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट में सिर्फ और सिर्फ जो होती है बहस होती रहती है, यानी सिर्फ और सिर्फ लोग डिस्कस करते रहते हैं। डिस्कस भी इस तरीके से कि चिल्ला रहे हैं एक दूसरे को, मतलब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मीडिया में आके एक दूसरे की रेपुटेशन को कहीं ना कहीं हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी में ब्लेम करती है कि वो हमें काम करने नहीं दे रही। अपोजिशन पार्टी का मेन काम था कि जो पॉलिसी आई है उनको क्रिटिसाइज़ करो, बट वो कहीं ना कहीं डेविएट होकर कहीं और ही डायरेक्शन में जाके फिर उस पूरी सेशन को लेके चले जाते हैं। तो यानी आप देख सकते हैं जो टाइम अलॉटेड था एक अच्छी तरीके से इस पर्टिकुलर लॉ को डिस्कस करने के लिए, पॉलिसीज़ को डिस्कस करने के लिए, वहाँ पे उन चीज़ों को डिस्कस करने के बजाय वो क्या कोशिश करते हैं, सिर्फ वहाँ पे बहस करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को और ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा बेसिकली ख़राब कर देते हैं कि कहीं ना कहीं फिर बहुत से मेंबर को आप देख सकते हैं सस्पेंड भी करना पड़ जाता है। आपने न्यूज़ में भी सुना होगा किस तरीके से अभी बहुत सारे जो MPs हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें फिर बाद में क्या देखने को मिलती हैं कि वो मेन नेचर जो था पार्लियामेंट का वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होने नज़र आता है। अब क्योंकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अगर वो ही नहीं रहेंगे तो एक कोरम होता है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो नेचर है पार्लियामेंट का, जो बनाया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली जो रोल दिया गया उस रोल के हिसाब से काम करें। ठीक है, इन सब चीज़ों में ना फंस के रह जाएं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसका कि द लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी अपोजिशन इन द पार्लियामेंट एंड द सेटबैक इन द पार्लियामेंट्री बिहेवियर एंड एथिक्स हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द इनएक्टिवनेस ऑफ द लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया।
यानी लास्ट पॉइंट में बोला गया है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। चलो ठीक है, पार्लियामेंट में ये सारी चीज़ें कमियां हैं, बट सबसे बड़ी कमी ये भी देखने को मिलेगी कि अपोजिशन पार्टी नहीं है। अपोजिशन पार्टी का स्ट्रॉन्ग होना, स्टडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अपोजिशन पार्टी ही है जो कहीं ना कहीं उस रूलिंग पार्टी को एक तरह से चेक एंड बैलेंस करने में मदद करेगी, बिकॉज वही है जो कहीं ना कहीं देश की जनता को हेल्प करेगी बताने में कि आपकी जो रूलिंग पार्टी किस डायरेक्शन में काम कर रही है, गवर्नमेंट में जो भी एक्सपेंडिचर है वो सही जगह खर्च हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है, जो आपके जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पीपल है उनके हित में कुछ काम हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये सब चेक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपोजिशन पार्टी स्ट्रॉन्ग भी हो, स्टडी भी हो, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है कि वही पार्लियामेंट्री बिहेवियर नैतिक्स, यानी कई बार आपको देखने को मिलता है कि जो बिहेवियर है, ठीक है, एमपीज़ का और जो एथिकल नॉर्म्स वो फॉलो करते हैं वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, जिसके कारण जो बेसिकली जो पार्लियामेंट है वहाँ पे इफेक्टिव आउटपुट नहीं निकल के आता जो आना चाहिए था इन रियलिटी, ठीक है। तो वही हम कह सकते हैं कि जो सारे के सारे रीजंस है ये शो करते हैं कि ये सारी जो पावर्स जो दी गई हैं पार्लियामेंट को वो सिर्फ थ्योरेटिकली एग्जिस्ट कर रही है, बट इन रियलिटी अभी भी पार्लियामेंट उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अगर पार्लियामेंट को अच्छे से काम करवाना है तो एक रूलिंग पार्टी हो जो अच्छे से मेजॉरिटी में हो, एक अपोजिशन पार्टी हो जो भी अच्छे से काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, तब जाके चीज़ें जो है बैलेंस आपको नज़र आएंगी। साथ ही साथ अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है काफ़ी एजुकेटेड होंगे तो वो भी उन टेक्निकलिटीज़ को समझ पाएंगे, अच्छे से अपनी पावर और रूल्स को यूज़ करके वो उन चीज़ों को क्रॉस चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस टॉपिक को फिनिश कर लिया है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको देती हूँ ताकि आप उसको अपने आंसर्स जो हैं कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और जिसके भी आंसर सही होंगे मैं उनको हार्ट का सिंबल दे दूँगी। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में जब स्टार्ट करेंगे तो उन आंसर्स को, उन क्वेश्चंस को डिस्कस भी कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आज का वो ये है, आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन स्पेशल मेजॉरिटी एंड सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऑलरेडी हमने इसे पिछले टॉपिक्स में डिस्कस कर लिए, तो मैं एम श्योर आपको ये चीज़ें आती होंगी, ठीक है। अगर नहीं आती है तो इसी बहाने आप इस क्वेश्चन के आंसर करने के बहाने आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। सेकंड चीज़ आपको बतानी है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उस इलेक्शन में जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें कौन कौन बेसिकली पार्टिसिपेट करता है वो बताना है। थर्ड, कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके रिमूवल के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है वो आपको बताना है। फोर्थ, कैग का सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या है। फिफ्थ, कि जो पार्लियामेंट को बेसिकली पावर मिली हुई है कि वो किसी भी स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सकता है, ठीक है, और नेम वगैरह चेंज कर सकता है, तो वो किस एक्ट के थ्रू ने पार्लियामेंट को पावर मिली हुई है वो एक्ट का नाम आपको बताना है। तो ये 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको बेसिकली कमेंट बॉक्स में करने हैं। जो पर्सन अच्छे से करेगा उसको मैं हार्ट का सिंबल दे दूँगी, और जो पर्सन को कुछ भी डाउट होगा तो वह आप उस डाउट को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय।